नमस्कार। अभी हमारे पास है इरोड फिजिक्स का एक प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं 1 और 2 जिनका मास है m1 और m2। ये दोनों ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फ़ा, और हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 1 और प्लेन के बीच में है k1 और 2 ब्लॉक 2 और प्लेन के बीच में है k2। ठीक है, और दे रखा है k1 इज़ ग्रेटर देन k2। हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, एक पूछा है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालिए 1 और 2 के बीच में जब ये दोनों मोशन में रहेंगे, और दूसरा पूछा है कि मिनिमम एंगल ऑफ अल्फ़ा जब 1 और 2 साथ में स्लाइड करेंगे, जब 1 और 2 जस्ट स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या क्या है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालिए। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब 1 और 2 के बीच में कितना रिएक्शन रहेगा, यानी 1 और 2 एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। ये कांटेक्ट की वजह से 2 1 पे रिएक्शन लगाएगा और 1 2 पे रिएक्शन लगाएगा। कांटेक्ट फोर्स निकालना है हमको, तो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स हमको निकालना है। अब कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए दोनों ब्लॉक का कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द मोशन। अगर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो कांटेक्ट फोर्स में रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि 1 और 2 मोशन के दौरान कांटेक्ट में रहेंगे कि नहीं, और अगर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो कांटेक्ट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। अगर 1 स्लाइड कर गया और 2 स्लाइड नहीं किया, वहीं का वहीं रहा, तो कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे कि नहीं। तो हमको दे रखा है k1 इज़ ग्रेटर देन k2। अब k1 मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। मान लेते हैं थीटा एंगल ऑफ रिपोज है, तो tan ऑफ थीटा इज़ ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा 2। इसका मतलब है θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। अब इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ रिपोज ब्लॉक 2 के लिए है वो ब्लॉक 1 से छोटा है, यानी जब हम ये इंक्लाइनेशन बढ़ाएंगे, इंक्लाइनेशन बढ़ाते जाएंगे तो क्योंकि θ2 छोटा है θ1 से, तो अल्फ़ा के वैल्यू जब θ2 पहुँचेगा तो ब्लॉक 2 स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाएगी, इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। इम्पेंडिंग मोशन मतलब जस्ट स्लाइड करने वाला है, यानी θ2 θ1 से पहले स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाएगा। बट ये अभी स्लाइड नहीं कर पाएगा। स्लाइड क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ब्लॉक 1 इसकी पाथ में है, और ब्लॉक 1 अभी स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि θ1 θ2 से बड़ा है, और θ1 अभी इंक्लाइनेशन का वैल्यू θ2 के अराउंड है, θ2 के बराबर है। तो क्या होगा, अभी θ2 इम्पेंडिंग मोशन के कंडीशन में रहेगा, बट θ1 क्योंकि उसके पाथ में है तो ये स्लाइड नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, अगर हम इंक्लाइनेशन θ2 से बियॉन्ड θ2 यानी θ2 से ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक कंडीशन आएगा जब 1 स्लाइड करेगा और 2 तो ऑलरेडी स्लाइडिंग की कंडीशन में था, तो 2 भी इसके साथ स्लाइड करेगा। यानी कि थ्रू आउट द मोशन 1 और 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रहेंगे, यानी ये दोनों साथ में ही स्लाइड करेंगे, साथ में ही मोशन करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अब ये जो स्लाइडिंग की कंडीशन है वो θ1 एंगल पे नहीं आएगा। 1 θ1 की एंगल पे 1 स्लाइड नहीं करेगा। ये θ1 एंगल ऑफ रिपोज ये θ1 पे कब स्लाइड करता? ब्लॉक 1 जब इसके ऊपर सिर्फ इसका वेट का कंपोनेंट और फ्रिक्शन फोर्स लगता। बट इधर क्या है कि क्योंकि 2 ऑलरेडी स्लाइडिंग की कंडीशन में है, तो ये अपना कुछ वेट का कंपोनेंट 1 के ऊपर डाल रहा है, यानी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा, इसका नीचे जो ड्राइविंग फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये और जल्दी ही स्लाइड कर जाएगा, यानी θ1 से कम एंगल में ही स्लाइड कर देगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये दोनों थ्रू आउट द मोशन कॉन्टैक्ट में रहेंगे, यानी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता होगा। इधर लगेगा इसका m1g साइन थीटा का कंपोनेंट, इधर लगेगा दूसरा कंपोनेंट m1g कॉस थीटा, इधर इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1, और क्योंकि मोशन इधर इस डायरेक्शन में है, टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगेगा। वैसे ही 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 का।
तो फ्रिक्शन फोर्स F2 इधर लगेगा, इधर लगेगा वेट का कंपोनेंट m2g साइन थीटा, इधर लगेगा m2g कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स भी आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ रिएक्शन लगाएंगे। तो 2 1 के ऊपर लगाएगा रिएक्शन, इधर ढकेलना हो जाएगा, तो इधर लगाएगा रिएक्शन n, और 1 भी। अब क्योंकि जो रिएक्शन है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में आता है, यानी जितना 2 1 के ऊपर लगाएगा उतना ही 1 भी 2 के ऊपर रिएक्शन लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मोशन के दौरान एक्सीलरेशन a से स्लाइड करेंगे। तो अभी हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, m1a, पहले 1 के लिए लिखते हैं, m1a इज इक्वल टू m1g साइन थीटा प्लस n माइनस f1, और दूसरा है m2a इज इक्वल टू m2g साइन थीटा माइनस n माइनस f2। अब f1 क्या है और f2 क्या है, f1 है हमारा फ्रिक्शन। अभी इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, अब क्योंकि ये मोशन में है, ये स्लाइड कर रहे हैं, मोशन में है, एक्सीलरेशन है, तो क्या होगा, f1 और f2 डायनेमिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इधर डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा। तो डायनेमिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब f1 क्या है, f1 का फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन n1 है, n1 का वैल्यू है m1g कॉस थीटा, तो k1 इंटू m1g कॉस थीटा, ऐसे ही f2 हो जाएगा k2 इंटू m2g कॉस थीटा। तो हम f1 का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो आ जाएगा m1a इज इक्वल टू m1g साइन थीटा प्लस n माइनस f1 है हमारे पास k1 m1g कॉस थीटा। ठीक है, तो हम a का इक्वेशन निकालते हैं, m1 को इधर ले जाएंगे, m1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो m1 से ये m1 कैंसिल हो जाएगा, ये m1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का आएगा इधर एक्सप्रेशन g साइन थीटा प्लस m डिवाइड बाई m1 माइनस k1g कॉस थीटा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में m2 है तो हो जाएगा m2 इंटू a है हमारे पास g साइन थीटा प्लस n बाई m1 माइनस k1g कॉस थीटा इज इक्वल टू m2g साइन थीटा माइनस n माइनस f2, m2g साइन थीटा माइनस n माइनस f2 कितना है हमारे पास, k2 m2g कॉस थीटा, यानी k2 m2g कॉस थीटा। अब m2 इधर भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो m2g साइन थीटा प्लस m2 बाई m1 इंटू n माइनस m2 k1g कॉस थीटा इज इक्वल टू m2g साइन थीटा माइनस n माइनस k2 m2g कॉस थीटा। अब k2 m2g ये समझ जाइएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब m2g साइन थीटा से m2g साइन थीटा कैंसिल हो गया। आपको हमको n चाहिए तो n को इधर लाते हैं, कॉमन लेते हैं और इसको इधर ले जाएंगे। तो ऐसा करने पे हमारे पास फाइनल n का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू m1 m2 g कॉस थीटा k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए इधर अगर k1 k2 से छोटा होता तो ये नेगेटिव आता, यानी n ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। तो इधर से भी पता चलता है कि k1 इज़ ग्रेटर देन k2। ठीक है, और दूसरा हमसे पूछा है द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द बोथ ब्लॉक विल स्टार्ट टू स्लाइड। तो इसके लिए भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब क्योंकि ये जस्ट स्लाइड होने वाला है तो इधर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है।
तो इधर आ जाएगा m1g साइन थीटा, सब कुछ सेम होगा, बस इधर एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, जी कॉस थीटा। इधर आ गया n1, इधर नॉर्मल रिएक्शन जो 2 1 पे लगाएगा कॉन्टैक्ट, और ये फ्रिक्शन फोर्स m1। वैसे ही 2 के ऊपर इधर आ गया m2 जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n जो 1 2 पे लगाएगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n2 जो प्लेन 2 पे लगाएगा, एक हो गया m2g कॉस थीटा, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास आएगा, अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हम जस्ट फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, यानी m1g साइन थीटा प्लस n इज इक्वल टू F1। ठीक है, F1 है फ्रिक्शन, तो जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है तो फ्रिक्शन हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देते हैं m1g साइन थीटा प्लस n, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी K1 मल्टीप्लाइड बाई रिएक्शन n1 m1g कॉस थीटा। इधर से n का हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, K1 m1g कॉस थीटा माइनस m1g साइन थीटा। ठीक है, ये n का एक्सप्रेशन आ गया। वैसे ही 2 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो 2 हो जाएगा n प्लस F2 इज इक्वल टू m2g साइन थीटा। सिमिलरली n प्लस F हो जाएगा K2 m2g कॉस थीटा इज इक्वल टू m2g साइन थीटा। ठीक है, n हमने निकाल रखा है, इसको इधर लाते हैं तो K1 m1g कॉस थीटा माइनस m1g साइन थीटा प्लस K2 m2g कॉस थीटा इज इक्वल टू m2g साइन थीटा। ठीक है, हम K को साथ में रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो K1 इसमें से अगर इन दोनों में देखें तो g कॉस थीटा कॉमन है, तो g कॉस थीटा हम लिख लेते हैं, और बचेगा K1 m1 प्लस K2 m2 इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे और g साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा m2 प्लस m1। ठीक है, g से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और इसको हम इधर डिनोमिनेटर में लाते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा K1 m1 प्लस K2 m2 अपन m2 प्लस m1, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स K1 m1 प्लस K2 m2 अपन m2 प्लस m1। ये हो जाएगा मिनिमम एंगल जिस एंगल पे दोनों ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।